नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। आज तथ्यतः में हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करेंगे। 23 सितंबर को उनकी जयंती है। 1908 में बेगूसराय के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ। वैसे 23 सितंबर को ही उनका जन्म हुआ ये पक्का नहीं है, क्योंकि इसके बारे में स्वयं दिनकर ने लिखा है कि तारीख का कुछ निश्चित पता नहीं था, और ऐसा तो उस ज़माने में होता ही था क्योंकि लोग डायरी लिखते नहीं थे। कब जन्म हुआ वो बाद में किसी आधार पे गणना की जाती थी कि उस दिन अंधेरी रात थी या चांदनी रात थी या पूस का महीना था या फला था, इस तरह से लोग करते थे। लेकिन दिनकर ने लिखा है कि किसी की राय हुई कि 30 सितंबर, किसी और ने कोई और तारीख थी, लेकिन फिर सबकी राय हुई कि 23 सितंबर ही जन्मदिन माना जाए। तो दिनकर लिखते हैं, पंचों की जो राय तो उसको मान लिया गया कि 23 सितंबर ही उनका जन्मदिन है, और इसीलिए महाकवि का जन्मदिन 23 सितंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात होने के कारण बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है समग्रता के साथ सामने नहीं आ पाया, मूल्यांकन नहीं हो पाया। एक साथ ही वो जो थे वो राष्ट्रकवि तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पक्ष भी थे जिसकी चर्चा के बहुत कम हो पाई है। इसलिए ज़रूरत है कि दिनकर को हम टोटलिटी में, संपूर्णता और समग्रता में समझने की कोशिश करें। और मैंने खुद उन पर जो पुस्तक लिखी है कि रामधारी सिंह दिनकर, मन्यु एवं माधुर्य का संगम। मन्यु का अर्थ होता है सात्विक क्रोध, यानी एक और जहाँ उनमें राग है, आग है, वहीं उनमें माधुर्य भी है, जहाँ की प्रणय है, प्रेम है, सब कुछ है। वो खुद मानते थे कि कवि के अंदर एक गुस्सा होना चाहिए, मन्यु होना चाहिए, क्योंकि कवि सत्ता के साथ कदम ताल नहीं करता। अगर कदम ताल करने लगेगा तो फिर वो कॉन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा। जिसको क्रोध नहीं आता है वो जो है वो मिला जुला के चलेगा, कॉन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्रोध नहीं आना दो ही लक्षण होते हैं उसके, या तो वो साधु है या डिप्लोमेट है, और जो आम आदमी और ख़ास करके साहित्यकार है तो उसको क्रोध अवश्य आएगा। इसीलिए उनके पूरे साहित्य पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ मन्यु है वहीं माधुर्य भी है। इसलिए एक और जहाँ वो ओंकार के कवि हैं, वहीं दूसरी ओर वे रसवंती और उर्वशी के भी कवि हैं। बचपन उनका बहुत विपन्नता में बीता। पिता का देहांत तब हो गया जब वो 2.5 वर्ष के थे। बहुत मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ करके 2 बैल खरीद लिए और कहा कि खेती करेंगे। जब बात यह हुई कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए तो रामधारी है ही, अगर हर भाई पढ़ेगा ही तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। इन्होंने खुद लिखा है अपने बड़े भाई के बारे में कि वो राम और छोटे भाई लक्ष्मण थे। इस तरह से काफ़ी मेल जोल था, और पड़ोसी ने भी काफ़ी मदद की, जिनको अपना दूसरा पिता भी मानते थे। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक पढ़ाई हुई, और चूंकि किसानों के बीच, मजदूरों के बीच रहते थे, इसलिए उनको खैनी खाने की भी आदत लग गई। और वो जो है उनकी रचनाशीलता के लिए वो ज़रूरी भी हो गया। उन्होंने खुद ही एक घटना का जिक्र किया है कि 1945 में उदयपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनको अध्यक्षीय भाषण करना था, और वो भाषण करने बैठे लेकिन कुछ कलम आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तब उनको लगा कि हाँ, इसमें कुछ तंबाकू की ज़रूरत है, तो एक सिगरेट को तोड़ करके उससे तंबाकू निकाला गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो किसी व्यक्ति को भेजा गया और कई मील दूर से तंबाकू के पत्ते लाया, और फिर जब उनको दिया गया तब उनका दिमाग जो है सो फिर चलने लगा। तो ये सब कुछ लेखकों के साथ कुछ नायाब चीज़ें होती हैं। टॉल्स्टॉय भी लिखने के पहले घुड़सवारी करते थे, घोड़े पे जाकर के 20-25 मील जो है चलते थे, और उसके बाद आते थे तो उनकी सृजनात्मक ऊर्जा खुलने लगती थी। तो जीनियस के अपने अपने लक्षण होते हैं। दिनकर के साथ पेशा ही था। तो ये तो बात हुई उनके बचपन की पढ़ाई की। उसके बाद उनका जो है नामांकन करवा दिया गया मोकामा के जेम्स वॉकर स्कूल में। ये स्कूल जो है, इसके लिए वे अपने गांव से जाते थे और फिर ट्रेन से घाट पर पहुंचते थे, और वहां से नाव या जहाज़ के द्वारा गंगा के दक्षिण में जाते थे, और वहाँ से फिर 4-5 मील पैदल चल कर के जेम्स वॉकर स्कूल पहुँचते थे। तो उनको
बिल्कुल अलग सुबह कह लें 3 बजे ही निकलना पड़ता था और एक बार ऐसा हुआ वाक़या कि वो जा रहे थे और उनको एक बहुत बड़ी आकृति देखने को मिली जो एक विशालकाय औरत की थी। वो बहुत डर गए और उनको लगा कि वो भूत थी और ज़िंदगी भर उन्होंने माना कि उनका सामना भूत से ही हो गया था। आगे भी कुछ ऐसी घटनाएँ उनके जीवन में हुई जिससे वो मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं, जिसका ज़िक्र मैं आगे करूँगा। लेकिन जब वो गंगा पार करते थे तो गंगा के वक्ष पे जो जहाज़ चलता था या नाव चलती थी लहरों को चीरती हुई, तो इससे इनके अंदर जो कवि हृदय था वहाँ भी जो है सो लहर उठती थी और उनकी कविता उससे फूटती थी। बचपन से कुछ कविता लिखने की आदत लग गई थी और 1924 में उनकी पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती थी। काफ़ी इनको हिंदी में मन लगता था, इसलिए जब मैट्रिक की परीक्षा 1928 में ये पास हुए तो पूरे विश्वविद्यालय में हिंदी में इनको सर्वाधिक अंक मिले और इस कारण से उनको भूदेव मुखर्जी पदक मिला। भूदेव मुखर्जी बंगाली थे जैसा कि नाम से ही साफ है, लेकिन हिंदी को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपने को जी जान से झोंक दिया था। पटना कॉलेज में उनका नामांकन हुआ, तब पहली बार जूता भी पहने और वहाँ प्रिंसिपल ने जो है इनको कोई तवज्जो नहीं दी। उस समय हिंदी और संस्कृत विभाग एक ही हुआ करता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हिंदी में तुमको अंक मिले लेकिन अंग्रेज़ी में तो नहीं मिला है, हिंदी का साहित्य तो दरिद्र है। इस तरह से उस समय हिंदी का मजाक भी उड़ाया जाता था और खुद ही उन्होंने लिखा कि हिंदी के जो छात्र होते थे हीन भावना से ग्रसित होते थे। लेकिन जो भी हो, उनकी पढ़ाई जारी रही और इस बीच जो है सो पटना में उनके संपर्क कुछ बड़े लोगों से हो गए, जिनमें कि रामवृक्ष बेनीपुरी थे, गंगा शरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे। चूँकि कविताएं लिखते थे तो उन्होंने गंगा शरण सिंह को कविताएं सुनाई। गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी एक पत्रिका निकालते थे युवक। जब दिनकर ने उनको कविताएं सुनाई तो उनको कविताएं पसंद आई और रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी कहा कि हाँ, दिनकर की कविताएं छपनी चाहिए। उस समय दिनकर नाम नहीं पड़ा था, उस समय तो रामधारी सिंह ही नाम था। लेकिन बात यह हुई कि चूंकि हिंदी में सर्वाधिक अंक मिलने के कारण उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, तो अगर वो सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखेंगे तो शायद उसके बंद होने का खतरा था। इसलिए ये तय हुआ कि ये छद्म नाम अमिताभ से लिखेंगे। लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, बिल्कुल अपने नाम से ही लिखेगा, अच्छा है, वजीफ़ा बंद हो जाएगा, हमको एक वर्कर मिल जाएगा और ये भी कुछ दिनों में नेता बन जाएगा। लेकिन गंगा शरण सिंह ने इसका विरोध किया और वो अमिताभ नाम से लिखने लगे। अब दिनकर नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी ये है कि बेगूसराय से एक पत्रिका निकलती थी प्रकाश जो है उसका स्रोत है सूर्य और इनके पिता का नाम था रवि सिंह। तो रामधारी सिंह को लगा कि उनकी कविताएं प्रकाश में छपती हैं और पिता का नाम भी रवि है, इसलिए इनको वैसा ही कोई तखल्लुस रखना चाहिए जो कवि अक्सर रखा करते हैं। तो उन्होंने अपने नाम में दिनकर लगा लिया और दिनकर के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गए। काफ़ी आर्थिक संकट रहा, ये ज़िंदगी भर इनको जो है सो पैसे की कमी रही, संघर्षपूर्ण जीवन रहा, इसलिए इनको नौकरी भी, छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ी। जब बीए पास हो गए तो उसके बाद ये उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे गणेश दत्त, उनके पास गए और खुद उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में कि मैं इस प्रत्याशा के साथ गया था कि जाति भाई हैं, कुछ नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन गणेश दत्त का जवाब बड़ा ही रुक्ष था। उन्होंने लिखा है कि उनका टके सा जवाब अभी भी याद है, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, बीए पास हैं, जाइए कहीं मास्टरी कीजिए। इस पर दिनकर ने लिखा है कि मुझे उसी दिन ये बात समझ में आ गई कि ये जात पात सब ढकोसला है, दुनिया में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। उनको इस बात का काफ़ी दुख भी था कि उनको किसी ने किसी तरह से कोई सहायता उनकी नहीं की, उनकी मदद नहीं की। उस समय बीए पास होना बड़ी बात थी और उन्होंने लिखा कि अगर वो अच्छे ख़ानदान के होते तो उनको डिप्टी कलेक्टर भी मिल सकती थी। लेकिन अच्छे ख़ानदान का मतलब होता था किसी बड़े हाकिम का बेटा या ज़मींदार का बेटा, तो वो तो ऐसे कुछ थे नहीं, तो सामान्य परिवार से थे, इसलिए उनकी किसी ने मदद नहीं की। लेकिन जो भी हो, वो गणेश दत्त की बात ही सही निकली। बाद उनको शेखपुरा के एक स्कूल में हेडमास्टर की नौकरी मिल गई और वहाँ भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि जो
मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधन, उसके अध्यक्ष सचिव का रौब-दाब भी इनको सहना पड़ता था। लेकिन साहित्य की यात्रा इनकी चलती रही। तो इनका पहला जो है काव्य संग्रह आया था जो 1928 में वारडोली सत्याग्रह हुआ उसके ऊपर आया था, जिसमें वारडोली सत्याग्रह का स्तबंध है। वो बहुत दिनों तक उस पुस्तक की चर्चा वारडोली के नाम से ही उसकी चर्चा होती रही, लेकिन बाद में शेखपुरा के मेहुस में एक पुस्तकालय में वो पहला उनका संग्रह मिला जिसका नाम था विजय संदेश। तो ये जो तो वारडोली विजय के नाम से जो संग्रह जाना जाता था वो दिनकर को भी याद नहीं था। विजय संदेश उसका असली नाम था और उसमें कई कविताएं थी जिसमें सरदार पटेल और तमाम बड़े बड़े लोगों और उस किसान आंदोलन की चर्चा थी। उसके बाद उनका दूसरा संग्रह है प्रणभंग, जिसमें कि भगवान कृष्ण जी ने जो प्रण लिया था महाभारत में कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, उस प्रण को तोड़ करके उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया था अर्जुन को बचाने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे जयशंकर प्रसाद की कविता लहर के बारे में कहते हैं कि उसी में कामायनी की पदचाप भी सुनाई पड़ती है, उसी तरह से प्रणभंग में कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी की पदचाप सुनाई पड़ती है। और उसके बाद उनका तीसरा संग्रह आया रेणुका। उसको लेकर के उस समय विशाल भारत के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, और उन्होंने कहा कि हिंदी वालों को इस पर उत्सव मनाना चाहिए। वो वार्धा गए गांधी जी के आश्रम में, तो उन्होंने वो पुस्तक भी दी थी। गांधी जी शौचालय में पढ़ते थे तो शौचालय में पुस्तक भिजवा दी गई थी और गांधी जी बाहर निकले तो उन्होंने पूछा भी कि दिनकर जी आए हैं क्या। जब ये पता चला दिनकर को तो बहुत प्रसन्न हुए कि महात्मा गांधी ने भी उनका नाम लिया। तो इस तरह से उनका चलता रहा। लेकिन जो बड़ा पड़ाव आता है 1933 में भागलपुर में कवि सम्मेलन था जिसमें उनको निमंत्रण मिला और वहाँ कविता का विषय था हिमालय। तो रात भर जग के उन्होंने हिमालय पे कविता लिख दी। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल मेरे नगपति मेरे विशाल रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर पिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो यहाँ पूरी तरह से शस्त्र को उठाने की बात करते हैं, हिंसा का समर्थन करते हैं। ये दिनकर के अंदर द्वंद्व हमेशा बना रहा, हिंसा और अहिंसा का, भाग्यवाद बनाम कर्मवाद का। इसलिए मैं मानता हूँ कि दिनकर द्विधा और द्वंद्व के कवि थे। बहुत सारे द्वंद्व उनके जीवन में चलते रहे और साहित्य में भी परिलक्षित होता रहा। बहुत प्रभाव था गांधी का उनके ऊपर। गांधी, विवेकानंद, अरविंद, रमन महर्षि इन लोगों से बहुत प्रभावित थे। गांधी के ऊपर तो उन्होंने कई कविताएं लिखी, बल्कि हर संग्रह में उनकी कविता है। और एक में तो उन्होंने लिखा ही है कि ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती, ललाट वामन की पूजा किस प्रकार पहुँचे तुस्तक मानव विराट। लेकिन वही जब चीन ने हमला कर दिया 1962 में, तो फिर उन्होंने लिखा कि ये कहाँ से आई ये लाल लपट है गांधी पर ये नहीं तो और किस पर संकट है। यानी वो सवाल भी खड़े करते थे गांधी के ऊपर। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे उस चीन युद्ध के बारे में जिस पर उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। 1939 में उनका संग्रह आया हुंकार, और बहुत लोग तो कहते हैं कि हुंकारवादी और टंकारवादी कवि थे, जिसमें उनका विद्रोह का स्वर फूटता है। श्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बच्चे बुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनकी पुस्तक रसवंती आती है जिसमें प्रेम है, प्रणय है। तो ऐसा लगा जैसे कि एक ब्रह्मचारी, एक साधु जो है वापस गृहस्थ आश्रम वापस आ रहा है। इस कारण से उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। उसके बाद 6 साल कोई और पुस्तक नहीं, फिर कुरुक्षेत्र उनका आता है। और उस पुस्तक के बारे में खुद उनकी राय थी कि ज्ञानपीठ उनको कुरुक्षेत्र पे ही मिलना चाहिए था, हालांकि उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू नहीं हुआ था। लेकिन उस रचना से काफ़ी वो खुद प्रभावित थे। उसके बाद उनको लगा कि केवल विचारोत्तेज जगता ही नहीं बल्कि कथा भी होनी चाहिए काव्य में। तो उसके बाद उन्होंने रश्मि रथी लिखी जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई वो रचना। और उसमें उन्होंने कर्ण को नायक बनाया जो सूत पुत्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कुंती ने जब उनको जन्म दिया तो उस समय वो कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया था नदी में जाकर के। और जहाँ वो पले बढ़े तो इसलिए सूत पुत्र के रूप में जाने गए। लेकिन उनको नायक बना करके दिनकर ने जाति व्यवस्था पर बहुत कसकर प्रहार किया है
कि धीरोदात्त नायक के सारे गुण थे कर्ण में, आत्मश्लाघा रहित, अतुल बलशाली, धीर, गंभीर, विनम्र, सब सारे गुण उनमें थे। लेकिन कानिनता जो है उनका पीछा कर रही थी, यानी इसका बाप कौन है ये पता नहीं है, यही उनको परेशान करती थी। इसीलिए उन्होंने जो है सो उनको नायक बनाया कि कोई अपनी जाति से जो है महान नहीं बन जाता है। और जो उसके बाद सबसे उनकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है उर्वशी आई। लेकिन इसके पहले कुछ घटना का जिक्र कर देना ज़रूरी है कि कुरुक्षेत्र के पहले कलिंग विजय नाम की उनकी कविता आई थी, और वो उन्होंने खुद लिखा है कि कुरुक्षेत्र को जो पढ़ते हैं वो कलिंग विजय को ही पढ़ें। जो कलिंग में अशोक का युद्ध था उसका वर्णन है, और जो उसके बाद अशोक के मन में निर्वेद पैदा हुआ, जो हिंसा को देख करके ग्लानि पैदा हुई कि इस रक्तपात से आखिर क्या मिलता है, तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प घटना है कि उनके दोस्त थे श्रीनिवास, और श्रीनिवास पर एक प्रेतात्मा आ गई। श्रीनिवास एक दिन जा रहे थे पटना की सड़कों पर, तो उन्होंने देखा कि एक छाया आ रही है, एक औरत की छाया। उन्होंने पूछा कौन, तो कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने एक पत्थर फेंक दिया। वो छाया अंतर्हित हो गई, और जब वापस अपने घर श्रीनिवास आए तो बेहोश हो गए। फिर जब आंखें खुली और थोड़ा होश आया तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलने लगे। कुछ ओझा को बुलाया गया, तो फिर उस प्रेतात्मा ने कहा कि मेरा नाम रोज़ा लग्जमबर्ग है। आप वो जो सोशलिस्ट रोज़ा लग्जमबर्ग है उनसे आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दूसरी रोज़ा लग्जमबर्ग थी। और उन्होंने ये कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में एक जनरल था, अंग्रेज जनरल था, और मैं इसकी पत्नी थी। अभी कोई और दुष्ट प्रेतात्मा इसको परेशान करना चाहती है, इसलिए मैं बचाने के लिए आई हूँ। आप लोग चिंता मत करिए, मैं कोई भी नुकसान नहीं करूँगी। दिनकर का भी किसी ने परिचय कराया उस प्रेतात्मा से, तो पूछा उसने रोज़ा लग्जमबर्ग ने कि तुम क्या करते हो। दिनकर ने कहा मैं कविता लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कविता सुनाओ। तो इन्होंने अपनी कविता सुना दी कलिंग विजय, जिस पर वो प्रेतात्मा बहुत नाराज़ हो गई। उसने कहा कि तुम अहिंसा की बात करते हो, तुम कायर हो, अहिंसा से कुछ होता है क्या। इस कारण से हिंसा और अहिंसा का जो द्वंद्व था उनके अंदर वो और भी बढ़ गया। और उसके बाद उन्होंने पूछा उससे कि आपकी क्या राय है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ही इज़ हिटलर, स्टालिन एंड गांधी कंबाइंड। वो गांधी, हिटलर और स्टालिन का समन्वित रूप है। तो वो कई सालों तक वो कहानी चलती रही। तो एक ऐसी दिलचस्प घटना थी जिसका मैंने जिक्र कर दिया। उसके बाद उर्वशी पे आते हैं। उर्वशी का जो है प्रारंभ उन्होंने किया, उसको लिखना 1953 में एक रेडियो नाटक के लिए उनसे अनुरोध किया गया था। तो पहला अंक तो नाटक के रूप में प्रसारित हुआ, लेकिन बाद में लगा कि इसका फलक बहुत व्यापक है, तो उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने स्वतंत्र महाकाव्य के रूप में इसकी रचना शुरू की, लेकिन रचना आगे बढ़ नहीं पा रही थी, शब्द फूटते नहीं थे। तो उन्होंने जो है सो कभी रांची जा कर के, कभी कश्मीर जा कर के, कभी दिल्ली में दूसरे घरों में जा कर के लिखने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द नहीं लिख पाते थे, और कोशिश करते थे तो बेहोशी आ जाती थी। फिर पटना के डॉक्टर घोषाल से दिखाया, तो उन्होंने कहा आप लिखना छोड़ दीजिए अभी। उन्होंने कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, इसलिए लिखना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि तब ऐसा कि आप थोड़ा मधु चाट लिया कीजिए। तो इस तरह से उन्होंने जो है सो मधु चाटा, और कविता जो है 1 जनवरी 1961 को वो पूरी हुई। तो उनको ये लगा कि उन्होंने कविता लिखी नहीं है बल्कि उसकी खोज की है, और वो पुस्तक समर्पित है स्वप्न लोक के महाकवि सुमित्रानंद पंत को। और उन्होंने कविता में लिख भेजा था कि ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने इसकी खोज की है। लिखा है उन्होंने, मैं घोर चिंतना में धंसकर पहुंचा भाषा के उस तट पर था जहां काव्य ये पड़ा हुआ सब लिखा लिखाया धरा हुआ, बस झेल गहन गोते का सुख मैं ले आया जगत सम्मुख। तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है सो इसकी खोज की है, मैंने इसको लिखा नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परशुराम की प्रतीक्षा के बारे में, क्योंकि वो नेहरू के बड़े भक्त थे, लेकिन जब चीन ने हमला कर दिया तो वो नेहरू से भी काफ़ी नाराज़ हो गए। तो परशुराम की प्रतीक्षा में फिर वही शस्त्र उठाने की बात है। कभी पूछता है सैनिकों से
गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। और पराभूत सैनिक जवाब देता है, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार कला कर जो तकली करते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का, हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से हम संतों का कलंक धोते हैं। यानी हमारी हार इसलिए हुई क्योंकि हमने जो है तलवार को कला करके तकली बना दिया और हमने शेर को बकरी बना दिया, ये दिनकर का कहना था। और उसी में उन्होंने गांधी पे ही प्रहार किया है कि गांधी पर नहीं तो और ये किस पर संकट है। और नेहरू पर तो एनार्की नामक कविता में उन्होंने साफ लिख दिया कि तब याद करो सरदार को जो जीत में कभी बदल देते थे हार को, तब कहो ढोल की ये पोल है, नेहरू के कारण ही सारा गंडगोल है। इस तरह से उन्होंने नेहरू पर प्रहार किया। और दूसरा कहना चाहते हैं कि एक तो हिंसा हिंसा का द्वंद्व था, लेकिन दूसरा भाग्यवाद और कर्मवाद का भी द्वंद्व उनके अंदर चलता था। और उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कर्मवाद और भाग्यवाद के बारे में द्वंद्व और बढ़ गया, भाग्य पर उनका भरोसा बढ़ गया। 1962 में सरस्वती नामक पत्रिका, जो बड़ी ही प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका थी, उसकी हीरक जयंती थी प्रयाग में, उस कार्यक्रम में वे गए। सुमित्रा नंदन पंत ने एक व्यक्ति से परिचय कराया कि इनसे मिले, बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं, मैसूर से आए हैं और तांत्रिक हैं। तो उन्होंने उनसे कुछ बात की तो उन्होंने दिनकर से पूछा कि क्या आपका बड़ा बेटा आपको बहुत कष्ट देता है। तो दिनकर ने कहा कि ऐसी बात करते हैं, उसी के कारण तो हम देश विदेश घूमते हैं, वो सारा घर को देखता है, अच्छे से रखता है। फिर दिनकर ने डायरी में लिखा है कि तब उसके मुंह से कुभाषा निकल गई, उन्होंने कह दिया कि तब वो जिएगा नहीं, उसका जन्म ही हुआ है आपको कष्ट देने के लिए। और उनके बेटे राम सेवक की 1967 में मृत्यु हो गई। तो एक ये भविष्यवाणी थी जो बिल्कुल सही निकली। तो वो भाग्य पे ही भरोसा करते थे। उस बीच काफ़ी तांत्रिक ज्योतिषी के पास गए, दक्षिणेश्वर मंदिर और मंदिर गए, माँ मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा करो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन 1971 की डायरी में लेनिन को श्रद्धांजलि देते हुए भी लिखते हैं कि लेनिन ने ये दुनिया को दिखाया कि ये जो गरीबी है ये भाग्य के कारण नहीं है, इसको बदला जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उनका ये द्वंद्व भी दिखलाता है। नेहरू के साथ की उनके जो संबंध थे, मैंने कहा कि चीन युद्ध के बाद उन्होंने प्रहार किया, लेकिन संबंध बहुत अच्छे थे। और जब उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा तो उसकी भूमिका भी नेहरू से लिखवाई। बल्कि वो भी बड़ी दिलचस्प घटना है कि उन्होंने पांडुलिपि नेहरू को दी थी, लेकिन बहुत दिनों तक उन्होंने लिखा नहीं। तो एक दिन संसद में उन्होंने कहा नेहरू से कि आपको मैंने दी है पांडुलिपि, लेकिन अब तक भूमिका आपने नहीं लिखी है। तो फिर नेहरू ने कहा, वहाँ इंदिरा गांधी भी खड़ी थी, देखो इंदु नेहरू दिनकर भी कितनी ज़्यादती करता है, अब कहाँ मुझे इतनी फुर्सत है कि मैं इतनी मोटी पुस्तक पढ़ूँ और इसकी भूमिका लिखूँ। तो उस दिन तो दिनकर चुप रह गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर नेहरू से के सामने हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए, भूमिका नहीं लिखने का असली कारण ये नहीं कि आपके पास समय नहीं, गर्चे कौन ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री के पास समय होगा। आपकी असली समस्या ये है कि आपको लगता है मैंने कुछ उल्टी पुल्टी बातें अगर लिखती हूँ और आप भूमिका लिखेंगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उन्होंने पूछा कैसे मदद करोगे। मैंने कहा कि जो भी कुछ विवादास्पद मुझे लगता है वहाँ मैं झंडा लगा देता हूँ और आप उसको देख लीजिए। उन्होंने वैसा ही किया और भेज दिया। और 3-4 दिनों के बाद ही नेहरू ने एक विस्तृत भूमिका अंग्रेजी में लिख करके भेज दी, जिसका हिंदी अनुवाद दिनकर ने इस्तेमाल किया और उस भूमिका की चर्चा देश विदेश में भी हुई। तो इस तरह से उनके साहित्य को आप समझ सकते हैं। संक्षेप में ये कहेंगे कि जिन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं उससे ज़्यादा गद्य लिखा है, बहुत सारे विदेशी कवियों का भावानुवाद किया है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है, केवल की कुछ कविताओं को लेकर के चर्चा होती है। जीवन के अंतिम वर्षों में वे काफ़ी परेशान थे। पुत्र शोक से तो टूट ही चुके थे, लेकिन दूसरे बेटे के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन लगातार देश की चिंता करते रहते थे। 1973 में बेंगलुरु में नानाजी देशमुख, अच्युत पटवर्धन, रामनाथ गोयनका एवं रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐतिहासिक बैठक हुई। उन चारों का मत ये था कि इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई हैं और न्यायपालिका सहित अन्य संस्थाओं को ध्वस्त कर रही हैं। इसलिए वे सभी चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण देश में इसके विरुद्ध एक आंदोलन का नेतृत्व करें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दिनकर के जवाहरलाल नेहरू के साथ तो अंतरंग संबंध थे ही, इंदिरा गांधी से भी उनकी करीबी थी, किंतु इसका ख्याल न कर राष्ट्रहित में उन्होंने ऐसा सोचा। जेपी अपने स्वास्थ्य कारणों से नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अंत में रामनाथ गोयनका ने सुझाव दिया कि उन सबों को तिरुपति जाकर बालाजी का दर्शन करना चाहिए।
वे सभी तिरुपति गए। तिरुपति जाने के पहले उनके बड़े भाई की नतनी उषा ने उनसे पूछा, आप तिरुपति क्यों जा रहे हैं नाना? उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, मौत मांगने जा रहा हूँ। पूजा के वक्त दिनकर ने बोल बोल कर प्रार्थना की कि उनकी शेष आयु जेपी को दे दी जाए ताकि वे देश की सेवा कर सकें। इसके बाद 24 अप्रैल 1974 को वे सभी मद्रास, जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, लौट गए। लगता है प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ घंटों में रामनाथ गोयनका की गोद में वे गिर गए और चिर निद्रा में सो गए। अब यहीं पर हम ये ख़त्म करेंगे दिनकर को अपनी श्रद्धांजलि दे करके। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।